नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो वहां हम ये पढ़ रहे थे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर देते हैं कि भाई हमें डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन अगर मैं बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो ये बताते हैं कि हमें कब कितनी रिक्वायरमेंट है, किस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी और किस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगी। बेसिकली देखो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आप लेते फिक्स्ड कैपिटल का ही डिसीजन हो, बट यहाँ पर हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी। तो उस रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास यहाँ टोटल 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड है चॉइस ऑफ टेक्निक, फोर्थ है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिफ्थ है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, सिक्स्थ है डाइवर्सिफिकेशन, सेवेंथ है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स और एट्थ है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है, बहुत लॉजिकली समझना, इसको आप रटो मत, बिल्कुल नहीं रटना है, आपको लॉजिकली समझना और इस तरीके से ही याद कर लेना। सेंटेंस अपने आप बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सेंटेंस मेकिंग करनी है। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से आप इसको समझो, आप अपने आप लिख लोगे एग्जाम में। ठीक है, कैसे? तो अगर मैं नेचर ऑफ बिजनेस की बात करूं तो 2 तरीके के बिजनेस हो गए, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, एक जगह से सामान लेकर आते हैं और दूसरी जगह पर बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, हम पूरी एक प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, रॉ मटेरियल आएगा, मशीनों का इस्तेमाल होगा, एक प्रोडक्शन प्रोसेस होगी, तब जाके वो फिनिश गुड्स में बदले जाएंगे। तो आप खुद मुझे बताओ कि कहाँ आप फिक्स्ड कैपिटल का जो यूज है वो ज्यादा कर रहे हो, कहाँ आपको प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टाफ, प्रॉपर इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है, परमानेंट स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग की ना। तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस होती है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में यही रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बस इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। सेकेंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल का मतलब क्या होता है, पैमाना। भाई किस पैमाने पे आप अपना बिजनेस करते हो, यानी कि आपका जो ऑपरेशनल लेवल है आपके बिजनेस का वो बड़ा है या छोटा। तो 2 ही तरीके से ऑपरेट करते हो ना बिजनेस को, या तो स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे। भाई अगर आप छोटा बिजनेस करते होगे तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होती होगी, कमी होगी, और वहीं पे अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हो तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कि स्मॉल स्केल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो लेस है एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल। देखो, जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना तो आपको इस तरीके से लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ ऑपरेशन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस आर लेस एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल बिजनेसेस। ठीक है, नेक्स्ट, चॉइस ऑफ टेक्निक। अब अगर मैं बात करूं टेक्निक की, कि कोई एक बिजनेस 2 तरीके की टेक्निक को ही इस्तेमाल कर सकता है, या तो लेबर इंटेंसिव यानी कि जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है और कैपिटल का इस्तेमाल कम होता है। हम ना कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, के मतलब कैपिटल यहाँ पे, और कैपिटल का मतलब क्या है, पैसे से नहीं, मशीन्स वगैरह ये भी कह सकते हो आप। तो लेबर इंटेंसिव के अंदर लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है और कैपिटल यानी कि मशीनों पे हम कम काम करते हैं। वहीं पे अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव की बात करूं तो यहाँ लेबर से काम कम करवाया जाता है और मशीनों से काम ज्यादा कराया जाता है। तो खुद बताओ कि कौन सी टेक्निक में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, कैपिटल में। तो यहीं से आपको कंक्लूजन मिल गया कि यहां फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है और यहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें ना हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है, जैसे कि हमारे भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसी है जिसे हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है, हमारा आईटी सेक्टर। अब मैं अगर वहीं पे बोलूं कि हमको ये कैसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर हम सिर्फ फर्नीचर बनाते हैं, अब फर्नीचर के डिजाइन कितने बदलते होंगे, कुछ खास नहीं बदलते, वहां पे कोई ऐसा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं होता है। तो जिन बिजनेसेस के अंदर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमें टाइम टू टाइम उनको अपग्रेड करना पड़ता है, जैसे कि कोई मोबाइल फोन कंपनी है तो उन सब लोगों को अपग्रेडेशन करनी पड़ती है, तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि ये खर्चा ज्यादा करते हैं। वहीं पे ऐसे लोग खर्चा कम करते हैं, ठीक है, जिनके लिए अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। भैया आप प्रोस्पेक्ट्स का मतलब ये भी कह सकते हो कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कि आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर ना एक्सपेंशन के चांसेस दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे या एक ब्रांच ओपन हम लोग करेंगे, तो वहां पे आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर आने वाली है, यानी कि अवेलेबल है, तो आपकी रिक्वायरमेंट भी क्या होने वाली है,
बढ़ने वाली है। बट वहीं पे अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है, हमें कोई ग्रोथ नहीं करनी है हाल फिलहाल में, तो ऐसे में रिक्वायरमेंट क्या है, कम ही रहेगी। तो अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि बिजनेस को बढ़ाना है तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, मशीनें, बिल्डिंग, सब चीजों में पैसा खर्च होगा। बट वहीं पे अगर प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो रिक्वायरमेंट कम ही रहती है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एडिंग वेराइटीज टू योर बिजनेस। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? एडिंग वेराइटीज टू योर बिजनेस। कैसे? कि सपोज आप अभी फिलहाल आप लोग कपड़ों में डील करते हो, आप क्लोथ में डील करते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, बट अब आप फुटवेयर में भी एंटर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने एक वेराइटी ऐड करी। जब आप टेक्सटाइल से फुटवेयर में एंटर करोगे या स्किन केयर में एंटर करोगे तो पूरी चीजें आपको सारी तरीके से नहीं करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ चाहिए होगा वहां पे फिर से। तो जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन करने जा रहे हो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी एज कंपेयर टू दोज कंपनीज हु आर नॉट गोइंग टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे रिक्वायरमेंट कैसी है? लेस। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मोर और लेस का ही काम है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? अब फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि सपोज करो मुझे एक मशीन खरीदनी है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, ठीक, बट वही मशीन मुझे लीज पे मिल रही है जिसके लिए मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए देना पड़ता है। ठीक है, क्या दो ऑप्शन है मेरे सामने, या तो मैं मशीन खुद खरीदूं 1 करोड़ की, अभी के अभी मुझे 1 करोड़ रुपए निकाल के देने पड़ेंगे, या दूसरा मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, एक मुझे फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मिल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ देना है बस, या बैंक ने मुझे लोन दे दिया, मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए ज्यादा है या 1 करोड़? करोड़ ज्यादा है या 1 लाख? ऑब्वियसली 1 करोड़ ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे ये फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होता तो मुझे 1 करोड़ रुपए अभी के अभी निकालने पड़ते। इसका मतलब मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होती, यानी कि अगर मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होता तो मुझे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता और मेरी रिक्वायरमेंट कैसी रहती? मोर। लेकिन मोर के साथ साथ आप हाई भी लिख सकते हो, हमारी रिक्वायरमेंट हाई रहती। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, या तो मुझे बैंक पैसा दे रहा है या मेरे को लीज पे वो पैसा देना पड़ रहा है कुछ सालों तक, जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया गया होगा, तो ऐसे में 1 करोड़ की जगह सिर्फ 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है ना, तो यहां पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है? लेस एज कंपेयर टू दिस। तो अगर आपके पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, वहीं पे अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होता तो रिक्वायरमेंट हाई रहती है। ठीक, लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी के साथ ज्वाइन हो जाना, एक पार्टनरशिप टाइप। ठीक है, मुझे एक एटीएम सेट करना है, मेरा बैंक है, मुझे अपने बैंक का एक एटीएम सेटअप करना है, तो एटीएम सेटअप अगर मैं अकेले करती हूँ एज अ बैंक तो मुझे सारा खर्चा खुद करना पड़ेगा, और एटीएम के मेंटेनेंस वगैरह सबका खर्चा बहुत होता है। ठीक, तो मेरे ऊपर सारा बर्डन है, मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? हाई होगी। बट वहीं पे हमने क्या किया कि मेरे पास साथ ना 2 और बैंक थे, मैं भी एक छोटा बैंक रन कर रही हूँ और वो भी एक छोटा बैंक रन कर रहे हैं, तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं। अब जब हम कोलैबोरेट कर लेंगे तो हमारा वही खर्चा क्या हो जाएगा? बट जाएगा। जहां पहले सपोज करो मुझे अकेले को हो सकता है 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हो, अब हम लोग 3 लोग मिल गए हैं तो हम 3 लोग आपस में उस चीज को डिवाइड कर लेंगे। आपने सुना होगा कि लोग कोलैबोरेशन कराते हैं, अपने घर का भी कोलैबोरेशन कराते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद उतना फिक्स कैपिटल लगाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते कि वो पूरा सब कुछ कर सके, तो किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो रिक्वायरमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है? उस टाइम के लिए कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोलैबोरेशन का लेवल अवेलेबल है, मतलब ये ऑल्टरनेटिव आपके पास आ रहा है, हाँ अवेलेबल है, तो रिक्वायरमेंट कैसी हो जाएगी? लेस। लेकिन अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, आप कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? हाई। क्लियर हुआ? तो ये 8 पॉइंट्स थे हमारे, एक बार सम अप कर लेते हैं। पहला था नेचर ऑफ बिजनेस। 2 तरीके के बिजनेस हमने देखने हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर रिक्वायरमेंट कैसी होती है? लेस, और मैन्युफैक्चरिंग में मोर, क्योंकि यहाँ पे मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह इन सबका इस्तेमाल होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आप बड़े पैमाने पे काम करते हो या छोटे पैमाने पे, तो अगर बड़ा बिजनेस चलाओगे तो रिक्वायरमेंट हाई रहेगी, छोटा बिजनेस चलाओगे तो रिक्वायरमेंट कम रहेगी। चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करूं तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव होती है। अगर लेबर इंटेंसिव
यानी कि लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, मशीनों पे काम कम करते हो तो रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। वहीं पे अगर आप मशीनों पे काम ज्यादा करते हो, लेबर का इस्तेमाल कम करोगे तो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर हो जहां पे टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है तो रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली आपको हाई रखनी पड़ेगी। और अगर आपका अपग्रेडेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं है तो रिक्वायरमेंट कम। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ने की आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो आगे बढ़ने के लिए पैसा खर्च करना ही पड़ेगा तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर वहां पर आपके पास किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे मोर के साथ साथ ना हाई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एडिंग वेराइटीज टू योर बिजनेस, यानी कि अपनी प्रोडक्ट लाइंस को बढ़ा देना। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर है, आप करने जा रहे हो डाइवर्सिफिकेशन तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो डाइवर्सिफाई नहीं करने वाली है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, यानी कि अभी पैसा ना खर्च करके हम उसी पैसे को टुकड़ों में अगर दे देते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो हमारी फिलहाल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम। उसके बाद लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर कोलैबोरेट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि कोई और आके हमसे हमारे साथ हमारा खर्चा बांट पा रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, हमें ही भरना है सब कुछ, तो हमारी रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। ठीक है, अभी फिलहाल हमने कैपिटल बजटिंग डिसीजन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमने दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल। अब उसके अंदर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब फिर से अगर मैं कहूं ना कि पेपर लीक क्वेश्चन, तो 100% तो नहीं कह सकती हूं मैं फिलहाल इसको, लेकिन हाँ 80 to 100%, 80 to 100% चांसेस हैं कि इसका क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे तो हर साल देखो आया ही है, बट हाँ समहाउ मैं थोड़ा सा इसको फिर भी सेफर साइड लेके चलूं तो 80 to 100% है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर में आएगा ही आएगा। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का है चाहे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो मैंने अभी बताया कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इनका क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। हाँ, एक टाइम ऐसा भी आया है कि 6 नंबर में भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, बट अब धीरे धीरे 3 से 4 नंबर में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर 3 में आए, 4 में आए, 6 में आए, बहुत अच्छा टॉपिक है, मोर और लेस ही लिखना होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे, तो ऐसे 12 फैक्टर्स हैं टोटल। ठीक है, 12 में से फिलहाल आप 6 यहां पर देख सकते हो, जिसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड है बिजनेस साइकिल, 4 है सीजनल फैक्टर्स, 5th है प्रोडक्शन साइकिल और 6th है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। जब हम फिक्स कैपिटल में थे वहां भी हमने सेम पॉइंट देखा, वहां पे हमने लेकिन सिर्फ 2 ही कैटेगरी रखी, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ज्यादातर जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट का इंपैक्ट है वो इन दोनों में ही हम देख सकते थे। बट यहां मैंने कैटेगरी 3 कर दी है कि एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, ट्रेडिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती? मैं ये कह ही नहीं सकती कि तीनों में से किसी में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिक्वायरमेंट सब में होती है। बट यहां हम बात कर रहे हैं किस में ज्यादा होती है और किस में कम होती है, हमें कंपैरिजन की तरह इसको कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर, तो ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर आपको यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी होती है वो बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करनी पड़ती एज पर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग से कम रहती है। ठीक, वहीं पे मैं बात करूं सर्विस इंडस्ट्री की, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी वो ट्रेडिंग से भी कम होगी, यानी कि आप कह सकते हो कि यहां पर जनरली लेस रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि इनको भी किसी तरीके की कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी। सबसे ज्यादा इन्वेंट्री कौन मेंटेन करके बैठे हैं? हमारे मैन्युफैक्चरिंग वाले। भाई स्टॉक कहां होगा? जहां प्रोडक्शन का काम होता होगा ज्यादातर। देखो स्टॉक होते 3 तरीके के हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो यहां स्टॉक होता है, लेकिन यहाँ फिनिश गुड्स का होता है सिर्फ, लेकिन यहाँ आपको तीनों तरीके का स्टॉक देखने को मिलेगा। और सर्विस इंडस्ट्री में तो वैसे स्टॉक की कोई बात ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जनरली लेस ही रहती है रिक्वायरमेंट। बट सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ होगी वर्किंग कैपिटल की? मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, सीधी सी बात है जो हमने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी देखा कि अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हो तो बहुत बड़ा बिजनेस करोगे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जहां फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना वहां वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा ही होगी।
वहां वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो स्मॉल स्केल के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेस रहती है, और लार्ज स्केल ऑपरेशंस के अंदर ज्यादा रहेगी। ये तो सिंपल से पॉइंट है, सेम थे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। देखो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है ना, कि जब हम बिजनेस करते हैं तो जैसे हमारा वेदर होता है ना, हम सर्दी, गर्मी, ऑटम, ये पतझड़ वगैरह, ये सब सीजन हम लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे बिजनेसेस के अंदर भी कुछ साइकिल्स चलते हैं। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा होता है, भाई ऊपर वाले की दुआ से बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, और कभी कभी कुछ ऐसी स्टेजेस भी आती हैं कि जो हमारा बिजनेस एक डिप्रेशन को फेस कर रहा होता है। जैसे आजकल लोग फेस कर रहे हैं डिप्रेशन, ऐसे हमारा बिजनेस भी डिप्रेशन को फेस करता है। तो जब हमारा बिजनेस साइकिल ऐसा है जहां पर हम कहेंगे कि बूम फेज है, चांदी चांदी, सोना ही सोना है हमारे पास, मतलब बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है हमारा एकदम, तो ऐसे में हमें पूरा इन्वेंट्री मेंटेन करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो रही होंगी, बिजनेस एक्टिविटीज, वो ज्यादा होंगी। तो बूम फेज के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो कैसी होगी, हाई होगी। लेकिन वहीं पर मंदे का सिचुएशन है। अब जैसे कहते हैं ना कि अब इस टाइम पे श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध के टाइम पे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो नई चीजें हैं वो बहुत कम खरीदी जाती है। जैसे कपड़े कम खरीदे जाएंगे, लोग सोना चांदी भी फिलहाल नहीं खरीदेंगे। हालांकि लोग सस्ते के लालच में बुकिंग वगैरह कर देते हैं प्रॉपर्टी की या फिर सोने चांदी की, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को मानते हैं वो नहीं करते खरीदारी इस टाइम पे। इन कुछ दिनों के लिए खरीदारी बंद कर दी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ बिजनेसेस के लिए इस टाइम पे डिप्रेशन का सीजन चल रहा है, तो यहां पर उनकी फिलहाल जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक। नेक्स्ट, सीजनल फैक्टर। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आप किसी का कपड़ों का बिजनेस है, तो अगर वो सर्दियों के कपड़ों में डील करता है, जैकेट्स में डील करता है, तो फिलहाल अगर गर्मी हो रही है तो गर्मी के टाइम पे क्या वो लोग जैकेट्स खरीद रहे होंगे, नहीं। कौन लोग खरीद रहे होंगे, जो कई लोग होते हैं ना जो फॉरेन टूर पे जा रहे होंगे, ट्रिप्स पे जा रहे होंगे, तो हो सकता है वो लोग खरीद रहे हो क्योंकि भाई उन्हें वहां पे लेकर जानी है। या वो लोग खरीदते हैं जो क्या करते हैं, अभी खरीद लेते हैं, सस्ता मिल जाएगा, बाद में तो महंगी हो जाएगी। तो मतलब तो ओकेजनली कोई खरीद रहा है तो खरीद रहा है, अदरवाइज इस टाइम पे फिलहाल सर्दियों के कपड़ों की कोई डिमांड नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सर्दियों के कपड़ों के लिए फिलहाल सीजन कैसा है, लीन सीजन है। यहाँ कोई अभी फिलहाल आपको सेल्स वॉल्यूम नहीं दिख रही है, कोई डिमांड नहीं आ रही है फिलहाल, तो ऐसे में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, कम। बट वहीं पे अगर पीक सीजन, बस अक्टूबर नवंबर में सर्दियां आने वाली हैं और दिसंबर जनवरी में बिल्कुल पीक सीजन पे पहुंच जाती है, तो ऐसे में उस टाइम पे जैकेट्स की रिक्वायरमेंट या फिर मैं कहूँ जितने भी विंटर क्लोथ्स है हमारे, उन सब की रिक्वायरमेंट हाई होगी। और ऐसे में जब मई जून का महीना आता है तो एसी, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, फैन, इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो पीक सीजन होता है। तो पीक सीजन के टाइम पे हमें इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट हमारी कैसी होती है, मोर होती है, हाई होती है। ठीक है। आगे प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, द टाइम गैप। प्रोडक्शन साइकिल क्या है, टाइम गैप बिटवीन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी कि ये वो टाइम गैप है कि जो आपको लगता है किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबा होता है। इसका मतलब एक टाइम लगता है उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, भाई उसके डिजाइनिंग में, उसके न्यू फीचर्स ऐड करने में, फिर उनके मैन्युफैक्चरिंग में एक समय लगता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका प्रोडक्शन साइकिल थोड़ा लॉन्गर होता है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वर्किंग कैपिटल की, वो हाई होती है। बट ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका प्रोडक्शन साइकिल कम होता है, छोटा होता है, तो ऐसे में उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लो होती है। क्योंकि देखो जितनी जल्दी सामान बनेगा उतनी जल्दी बिकेगा, और जितनी जल्दी बिकेगा उतनी जल्दी पैसा आएगा भी। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फिर से वही वाली बात, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वाली, कि अगर आपको दिख रहा है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, आप अपना बिजनेस बढ़ाने जा रहे हो, अपनी न्यू ब्रांच ओपन करने जा रहे हो, तो ऐसे में अगर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है तो। बट वहीं पे अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिक्स कैपिटल भी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, तो वो भी कैसी रहेगी, लेस रहेगी। तो ये हमने 6 पॉइंट्स कवर किए अभी पहले, जिसमें पहला था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे हमने 3 तरीके के बिजनेसेस देखे, ट्रेडिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग और सर्विस दोनों के लिए मैं कहूं तो यहाँ रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि इन्वेंट्री का जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा सा कम ही रहता है, बट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री लेवल हाई रहता है।
स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगी और स्मॉल स्केल पे कम रहेंगी। उसके बाद बिजनेस साइकिल दो तरीके के होते हैं, बूम और डिप्रेशन। बूम का मतलब है कि फिलहाल आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपके बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, अचानक से आई है डिमांड ये, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाएगी। बट वहीं पे अगर मंदे का टाइम लग रहा है, कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जिस टाइम पे डिमांड्स नहीं होती हैं, तो रिक्वायरमेंट कम रहेगी। सीजनल फैक्टर्स, अगर सीजन वाला काम है आपका, तो अगर आपके बिजनेस का पीक सीजन चल रहा है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, और जब लीन सीजन आएगा यानी कि आपके लिए कह सकते हो आपके प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं है, तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट कम रहेगी। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि कब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदल देते हो उस टाइम पीरियड को, तो अगर ये टाइम पीरियड लंबा है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी क्योंकि आपको डे टू डे काम करने के लिए पैसा चाहिए होगा। बट वहीं पे अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो आपके पास जल्दी जल्दी कैश के इनफ्लोज आने शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आगे बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, नहीं दिख रहे हैं तो रिक्वायरमेंट कम होगी। अब आप अगर एक चीज नोटिस करो तो 3 पॉइंट सेम है, 1 2 3, ये फिक्स कैपिटल में भी थे और यहाँ पे भी थे, तो ये तो देखो तीनों की एक्सप्लेनेशन भी सेम है, ठीक है, तो वो तो आप यहां से कर सकते हो। अब करते हैं हम नेक्स्ट 6 पॉइंट्स। अब इसी टॉपिक के नेक्स्ट 6 हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। 7th है हमारे पास क्रेडिट अलाउड, देन क्रेडिट अवेल्ड, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेवल ऑफ कंपटीशन एंड देन इन्फ्लेशन। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें क्रेडिट अलाउड की, तो इसका मतलब क्या है। क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि यहां पर आप एक फर्म हो और आप लोगों को उधारी पे सामान बेचते हो, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर क्रेडिट सेल्स कर रहे हो तो इसका मतलब आप कर रहे हो क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उधारी पे सामान बेचना। तो भाई एक बात बताओ, आप सामान बेचते हो और वो उधार पे हो जाता है, तो क्या आपके हाथ में अपने डेली बिजनेस को चलाने के लिए पैसा बचेगा? नहीं, आप अपना पैसा ना डेटर्स में ब्लॉक करते जा रहे हो। तो ऐसे में अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल सिंपली क्या है, हम ये वो पैसा है जो मुझे अपने बिजनेस को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए चाहिए होता है कि डे टू डे मेरे पास जो भी बिजनेस के खर्चे हैं मुझे वो पूरे करने हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने डेटर्स के साथ ब्लॉक करते रहोगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्रेडिट अलाउड करोगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की कैसे रहेगी? हाई रहेगी। बट वहीं पे अगर आप क्रेडिट अलाउड नहीं करते हो ज्यादा, तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? लो रहेगी। उसी तरीके से आप क्रेडिट अवेल्ड को समझें कि अब अगर आप एक फर्म है तो अब आप यहां पे परचेजेस कर रहे हैं क्रेडिट पे, यानी कि आपका सप्लायर आपको क्रेडिट पे सामान बेच रहा है। अब क्रेडिट पे अगर वो सामान बेच रहा है, यानी कि उधार पे अगर आपको सामान बेच रहा है, तो इसका मतलब आपको अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप फ्यूचर में पैसा दे सकते हो। तो आपके हाथ में इस टाइम पे पैसा होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपको उधार पे सामान मिल रहा है, आपको पैसा बाद में देना है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा आपको क्रेडिट अवेल्ड हो जाता है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी हो जाएगी? लेस। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट अवेल हो जाता है, इसका मतलब आपको उधार पे सामान मिल जाता है, तो अभी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल आपके हाथ में पैसा है, तो ऐसे में आपकी रिक्वायरमेंट अभी क्या है? कम। बट वहीं पे अगर आपको आपका क्रेडिटर नहीं देता, मतलब आपको उधार पे सामान नहीं मिल पा रहा है, आपको कैश में खरीदना पड़ रहा है, तो आपके पास से पैसा जा रहा है, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पहले बहुत आराम से इस चीज को समझेंगे। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, बिजनेस को मैनेज कर रहे हो। इसको चेक करने के लिए बेसिकली 2 रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं। अगर अकाउंटेंसी में बात करूं तो एक हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, उसके अंदर टर्नओवर रेशियोज होती हैं, वही बताती हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी किसी भी बिजनेस की। तो उसमें से सिर्फ 2 रेशियो के बारे में फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एक है डेटर टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यही बताएगा ना, टर्नओवर, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, टर्नओवर मतलब किसी चीज का चला जाना। तो कितनी जल्दी जल्दी आपका जो स्टॉक है वो आपके यहाँ से चला जाता है, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मूवमेंट है स्टॉक का, यानी कि आना और जाना, वो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, वो आईटीआर रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से डेटर टर्नओवर भी यही रिप्रेजेंट करेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी आप क्रेडिट सेल्स करते हो और आपके डेटर्स फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि स्टॉक कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है और डेटर कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपका
बिजनेस एक हाई आईटीआर और हाई डीटीआर मेंटेन करता है, इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी आपके पास पैसा आ जाता है। तो ये अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं अगर ये हाई है दोनों रेशो। तो अगर आपके पास ये दोनों ही रेशोज हाई हैं, इसका मतलब ऑपरेशंस जो है आपके बहुत एफिशिएंटली चल रहे हैं, लो कॉस्ट पे आप चल रहे हो, अपने बिजनेस को चला रहे हो, तो ऐसे में आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कैसी रहेगी? लेस। बट वहीं पे अगर ये रेशोज कम आती हैं, इसका मतलब बहुत जल्दी आपका जो स्टॉक है वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, डेटर्स से भी आप जल्दी जल्दी पैसा नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे में फिलहाल आपको हाथ में पैसा चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी? ज्यादा। ठीक। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है जिस चीज का बिजनेस करते हो, अगर आपको बहुत आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है, भाई मुझे आज जरूरत है, मैं कॉल करती हूँ, फटाफट मेरे पास सामान आ जाता है, तो मैं क्यों स्टॉक मेंटेन करके रखूं पहले से ही? मुझे क्यों स्टॉक लगा के क्यों स्टॉक इकट्ठा करके रखना है? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है कब? अगर स्टॉक इजीली अवेलेबल है तो। बट वहीं पे मुझे पता है कि अगर मुझे आज जरूरत है ना, तो मुझे 10 दिन पहले उससे बोलना पड़ेगा, यानी कि मुझे पहले ही स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अगर आपको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? हाई रहेगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, जिस चीज के बिजनेस को मैं कर रही हूँ उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब मुझसे पहले मेरा कॉम्पिटिटर मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई ना कर दे कि भाई सामान बेच दे पहले ही जाकर, तो उसके लिए मुझे पहले स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर कस्टमर आता है तो हम उसको सामान बेच पाए। तो अगर कंपटीशन हाई है, इंटेंस है, तो रिक्वायरमेंट कैसी होगी? मोर होगी, हाई होगी। बट वहीं पे अगर कंपटीशन का लेवल कम चल रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो कम इन्वेंटरी से भी काम चल सकता है। ठीक। लास्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। आप पहले रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आते थे, 10,000 रुपए में आप एक रॉ मटेरियल खरीद के ले आते थे, अब वही रॉ मटेरियल 11,000 रुपए में आ रहा है। तो ऐसे में आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा क्या? क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो हाई हो चुका है। तो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ते ही आपकी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्योंकि जो सामान पहले 10,000 में आ रहा था, आज 11 में आ रहा है, 12 में आ रहा है, तो आपको पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई है। और वहीं पे अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट 6 पॉइंट्स ने हमें क्या क्या बताया? सबसे पहले क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है कि हम लोगों को उधार में सामान बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा रहेगी, और नहीं बेचेंगे तो रिक्वायरमेंट कम। क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है कि हम अब उधार में सामान खरीद पा रहे हैं, तो फिलहाल हमें पैसों की जरूरत नहीं है, तो अगर क्रेडिट मिल जाता है तो रिक्वायरमेंट कम रहती है, नहीं मिलता है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि कितने अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस चला रहे हो, कितनी जल्दी जल्दी आप अपने इन्वेंट्री और डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर देते हो, वो 2 रेशोज बताती हैं। अगर आपकी ये दोनों ही रेशोज हाई हैं तो रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? कम रहेगी। लेकिन वहीं पे रेशोज कम आ रही हैं तो रिक्वायरमेंट ज्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको आसानी से आपका रॉ मटेरियल मिल जाता है तो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, तो रिक्वायरमेंट भी लो रहेगी। बट वहीं पे अगर आपको आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो रिक्वायरमेंट हाई। कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, अपने कॉम्पिटिटर से पहले कस्टमर्स तक अपने सामान को पहुंचाना है, तो इन्वेंट्री मेंटेन करनी होगी, तो रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। बट लो कंपटीशन में आप कम इन्वेंट्री से काम चला सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जो सामान पहले कम पैसों में आ रहा था वो ज्यादा पैसों में आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी हो जाएगी? इन्फ्लेशन के टाइम पे हाई। वहीं पे अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम चल रहा है तो रिक्वायरमेंट लो। ठीक है। आज हमने कंप्लीट किया अपना पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब मैंने ये जो 2 टॉपिक है ना, ये आपकी बुक में लास्ट में दे रखे हैं, बट ये रिलेट करते हैं इसी वाले टॉपिक से, इसलिए मैंने आपको पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक साथ करा दिया है। तो 3 डिसीजन में से एक डिसीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके आगे के डिसीजंस। ठीक है।